गैलेक्सी S23 में जब स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आया था तो हम सब लोग काफी ज्यादा खुश हुए थे कि हमें लग रहा था कि जो सैमसंग है वो अब यहाँ पे स्नैपड्रैगन का ही सहारा लेगी और एक्सिनोस प्रोसेसर का यहाँ पे यूज नहीं करेगी। लेकिन गैलेक्सी S23 के बाद से लेके जितने भी फोन अभी तक सैमसंग ने लॉन्च करे ना, सबके अंदर एक्सिनोस है और लग रहा है कि आने वाले समय में जो फोन अब लॉन्च भी होंगे उनके अंदर एक्सिनोस ही होगा। और तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि गूगल पिक्सल में करंटली जो टेंसर यूज किया जाता है वो भी एक तरह से प्री ब्रांडेड एक्सिनोस है। लेकिन एक्सिनोस प्रोसेसर से दिक्कत यहाँ पर क्या है? मतलब अगर हम बात करें तो सैमसंग ईयर 2000 से खुद के प्रोसेसर बना रहा है, यहाँ तक कि पहले आईफोन में भी सैमसंग का प्रोसेसर था और एक्सिनोस तो आज से तकरीबन 13 साल पहले 2010 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। यानी कि काफी लंबे समय से एक्सिनोस प्रोसेसर मार्केट में है, इतने सारे फोन चल रहे हैं। तो आखिर प्रॉब्लम यहां पर क्या है? और प्रॉब्लम यह है कि प्रोसेसर के अंदर होती है हीटिंग, यानी कि गर्मी निकलती है। और इसीलिए हम लोग कई सालों से बोल रहे थे कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है जो आपको यूएस वाले फोन्स में देखने को मिलता है, उसे वो इंडिया में क्यों नहीं लेकर आते? क्योंकि उसके अंदर बेटर परफॉर्मेंस है, हीटिंग कम होती है, प्लस अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है। और काफी लंबे समय से एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ यही दिक्कत कंसिस्टेंटली यहां पर रही। पिछले साल गैलेक्सी S22 के साथ उन्होंने अपना स्नैपड्रैगन वाला फोन इंडिया में निकाला, अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इस साल तो सैमसंग ने कमाल कर दिया। इस साल उन्हें पता था कि उनका एक्सिनोस का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो किसी काम का नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ उन्होंने फोन निकाला और वो भी स्पेशल स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी था, जिसका इंपैक्ट उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ा। लोगों को ये चीज पसंद आई और फोन भी उनका काफी ज्यादा बिका। ये एक बहुत जबरदस्त चीज हुई थी सैमसंग के साथ, यानी कि सैमसंग को समझ में आ गया कि उसका एक्सिनोस में इतना दम नहीं है और उसे स्नैपड्रैगन का साथ तो पकड़ना ही पड़ेगा। ये कहानी सैमसंग की बहुत अच्छी चल रही थी और देख के लग रहा था शायद सैमसंग कभी भी एक्सिनोस का साथ ना छोड़े, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था। एक बात बताऊं आप लोगों को, आप लोग क्या लगता है कि सैमसंग जो ज्यादा पैसा है वो कहां से बनाती है? क्या वो अपने मोबाइल फोन बेच के ज्यादा पैसा कमाती है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि एग्जैक्टली में जो सैमसंग रहता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन उसका मेमोरी चिप्स और प्रोसेसर बेच के यहाँ पे ज्यादा पैसा बनाती है और ये सैमसंग के लिए ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि सैमसंग को भी पता है कि मोबाइल फोन का बिजनेस तो चल रहा है और मोबाइल फोन के बिजनेस में हद तक काम कर सकते हैं, लेकिन चिप्स बना के प्रोसेसर बना के वो ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और शुरुआत से उन्होंने यही चीज पे फोकस किया और हमेशा से एक्सिनोस प्रोसेसर पे फोकस किया कि स्नैपड्रैगन को अवॉइड किया जा सके जितना हो सके। देखो कहानी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन क्या हुआ कि एक्सिनोस प्रोसेसर की यहाँ पे दम निकल गई और स्नैपड्रैगन वाले थोड़े आगे निकल गए। ये बात तो हमें पता है, लेकिन इसका इंपैक्ट पिछले कुछ महीनों में सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन पे ये पड़ा कि उसका जो प्रॉफिट होता है वो 95% कम हो गया। मतलब पिछले 10 सालों में सबसे कम प्रॉफिट उसने यहाँ पे कमाया और सैमसंग को पता है कि ये चीज पे अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ा दी है और सोच रहे कि प्रोसेसर मेमोरी चिप्स वाले बिजनेस पे और ज्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे और इसलिए यहाँ पे एक्सिनोस प्रोसेसर को दोबारा से वापस लाने की बात चल रही है। लेकिन क्या यहाँ पे एक्सिनोस प्रोसेसर वापस आएगा? चलिए काफी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सैमसंग ने पिछले कुछ सालों में यहाँ पे अपने प्रोसेसर बनाने वाले बिजनेस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, स्पेशली सैमसंग की मोबाइल फोन डिवीजन। एक रिपोर्ट से पता चला था कि सैमसंग ने यहाँ पे ड्रीम प्लेटफॉर्म 1 टीम को बनाया, जिसके अंदर तकरीबन 1000 एम्प्लॉइज को उन्होंने हायर किया है AMD से, एप्पल और दुनिया की दूसरी काफी बड़ी कंपनी से। और ये सैमसंग के अंदर बैठ के एक गैलेक्सी ओनली चिप बना रहे, यानी कि एक ऐसा प्रोसेसर जो सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के लिए बनाया जाएगा। और इस टीम का मेन एम है कि 2025 तक इस चीज को यहाँ पे डिलीवर करना है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेसर मार्केट में निकालना है जो स्नैपड्रैगन से भी यहाँ पे टक्कर ले, लेकिन सैमसंग का जो मेन कॉम्पिटिटर एप्पल है उससे टक्कर ले। क्योंकि सैमसंग को पता है कि कहीं ना कहीं एंड्रॉइड मार्केट में उतना पावरफुल चीज अवेलेबल नहीं है जितनी एप्पल के पास है, और अगर एप्पल से उसे कम्पीट करना है तो उसे अपना खुद का प्रोसेसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये कहानी यहाँ पे सैमसंग की चल रही थी, लेकिन सैमसंग को यहाँ पे एक और सपोर्ट मिलने वाला है और वो होगा AMD के साथ। अगर आपको पता है तो पिछले साल सैमसंग ने AMD के साथ मिलकर अपना एक प्रोसेसर निकाला था, जिसके अंदर AMD का RDNA टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने ग्राफिक्स को थोड़ा सा बेटर बनाया था और ये सैमसंग का अटेम्प्ट था गेमिंग के अंदर कूदने का। लेकिन जब प्रोसेसर में दिक्कत है तो ग्राफिक्स यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए और इसके बाद जब सैमसंग स्नैपड्रैगन के ऊपर आ गई तो लग रहा था शायद ये AMD वाली पार्टनरशिप का कुछ होगा नहीं। लेकिन हाल ही में सैमसंग ने जो AMD के साथ उसकी जो पार्टनरशिप हो रही है ना, उसको और ज्यादा लंबा कर दिया। मतलब सैमसंग देखा है तो अपनी इस रेस के अंदर अकेला नहीं है, AMD भी उसकी मदद करने में लगा है, क्योंकि AMD अब उसको GPUs भी प्रोवाइड करेगा, प्रोसेसर को थोड़ा बेटर भी करेगा और शायद ये भी हो सकता है कि उसके जो बजट प्रोसेसर्स आते हैं उसके अंदर भी इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए और AMD के ग्राफिक्स डाले जाए तो भी वो एक उसके लिए बेटरमेंट चीज हो सकती है। क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सिनोस के प्रोसेसर होते हैं ना, वो गेमिंग के लिए इतने खास नहीं होते, लेकिन अगर सैमसंग उसकी हीटिंग को कंट्रोल कर ले प्लस गेमिंग के लिए अच्छा ग्राफिक्स ले
तो कितनी अच्छी बात होगी फ्यूचर में एक्सिनोस जो प्रोसेसर होते हैं उसके लिए। सैमसंग जो प्रोसेसर इस समय बना रही है ना, हो सकता है इसका नाम एक्सिनोस हो ही नहीं, हो सकता है कोई और चिप हो। कोई कह रहा है इसका नाम शायद गैलेक्सी चिप हो सकता है, गैलेक्सी ब्रांडिंग के अंदर खुद का प्रोसेसर निकाल सकते हैं। फिर जैसे मार्केट में एक्सिनोस की रेपुटेशन खराब है ना, तो हो सकता है एक्सिनोस ब्रांडिंग को हटा के कोई नई चीज लेकर आए जो यहाँ पे उनके लिए काम कर जाए। यहाँ तक कि इसके लिए वो खुद के कस्टम कोर के आर्किटेक्चर पर भी काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें जो इस समय सैमसंग के साथ चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या सैमसंग जो है वो क्या टक्कर दे पाती है यहाँ पे स्नैपड्रैगन को, क्योंकि सैमसंग की बात किया तो पिछले 10 साल से ज्यादा लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। हर साल वो अपने खुद के प्रोसेसर बनाते हैं, खुद का कस्टम आर्किटेक्चर भी उन्होंने एक टाइम पे निकाला था, लेकिन बाद में देख के लगा कि सैमसंग यहाँ पे रेस में पीछे हो गया। लेकिन बात करें तो सैमसंग आने वाले समय में अपनी फाउंड्री को इंप्रूव कर रहा है, इसके साथ ही नए इंजीनियर्स को हायर कर रहा है और भी काफी सारी चीजें बेटर कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह भी आती है कि जिस गैलेक्सी चिप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसे आने में काफी टाइम लगेगा। उसके लिए अभी आने वाले समय में 2024 में भी स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा और उसके बाद देखा जाए तो लगता है कहीं ना कहीं सैमसंग दोबारा से कहीं ना कहीं कोशिश करेगी, क्योंकि देखा है तो सैमसंग को ऑलरेडी स्नैपड्रैगन का अर्ली एक्सेस भी मिल जाता है और वो हमेशा ही चेक कर सकते हैं कि उनका प्रोसेसर यहाँ पे किस लेवल का बना है। लेकिन एक बात बताऊं, सैमसंग अगर इस चीज को बना लेता तो काफी बड़ी चीज होगी, यानी कि सैमसंग तो शुरुआत में अपने महंगे फोन में इस चीज को डालेगा, लेकिन अगर चल पड़ी ना तो इस टेक्नोलॉजी को सस्ता करेगा, अपने बजट फोन्स के अंदर भी डालेगा, तो मतलब वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और हो सकता है कि आगे चल के ये अपना प्रोसेसर दूसरी कंपनीज को भी बेचना शुरू कर दे। जैसे कि सुना था ओप्पो अपना खुद का प्रोसेसर बना रही है, लेकिन ओप्पो ने जो प्रोसेसर बनाने का डिवीजन होता है वो यहाँ पे खत्म कर दिया और यहाँ पे अगर लोगों को स्नैपड्रैगन मीडियाटेक के अलावा अगर ऑप्शन चाहिए इनको, तो जो नए टाइप का जो प्रोसेसर आ रहा है ये भी एक नया ऑप्शन यहाँ पे बन के साबित हो सकता है। तो सैमसंग देखा तो एक्सिनोस को यहाँ पे वापस लाने वाली, तो जो नए एक्सिनोस आते तो आप लोग क्या लगता है, क्या जो प्रॉब्लम पिछले एक्सिनोस वाले प्रोसेसर में थी उसे वो सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।